प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि भारत में संघवाद का क्या स्वरूप है। भारत में संघवाद की जो प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के लगभग समान है, क्योंकि अमेरिका की तरह ही, जो कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पुराना संघ है, भारत के संविधान में कहीं पर भी संघ या संघीय यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों देशों में दोहरी राजनीति है, लेकिन दोहरी नागरिकता परंतु अमेरिका में क्या है कि दोहरी नागरिकता है, जबकि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक नागरिकता अपनाई गई है। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब आर्टिकल 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर में भी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान रख दिया गया है। इसी तरह से कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति की दोहरी नागरिकता होती है, उस राज्य की होती है, और दूसरी बात है कि अपने देश दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है, परंतु भारत में कोई भी दोहरी नागरिकता नहीं होती है। इसी तरह से यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अमेरिकी देश के संविधान के अलावा अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, लेकिन ये आंतरिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भारत के संपूर्ण देश के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक ही संविधान होता है। पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान होता था, लेकिन अब आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद में यह भी भारतीय संविधान के अंतर्गत आ गया है। उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। उसको दो भागों में बांट दिया गया है, लेह, लद्दाख और जम्मू। भारत के संविधान की धारा में भारतीय संघवाद के लिए राज्यों के यूनियन का उल्लेख किया गया है। अंबेडकर के अनुसार यूनियन शब्द का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में संघ में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच हुए अनुबंध का परिणाम नहीं था। इस तरह भारत में संघ शक्ति के हस्तांतरण का परिणाम ये हुआ कि किसी प्रकार के अनुबंध यहाँ पर कोई भी एक तरह से टाई अप नहीं किया गया है। राज्य अपनी मर्जी से जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य को मिलाया गया हो या उनसे संबंधित एक समझौता किया गया हो। समझौतावादी सिद्धांत पर भारतीय संघ का निर्माण नहीं हुआ है। यह किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, किंतु संविधान के अंतर्गत किए गए शक्तियों के विभाजन से संघ के स्वरूप का बोध होता है। इस संघ विशेषता को संविधान निर्माताओं ने 2 चरणों में निर्मित किया है। भारत में विशाल भूभाग होने के कारण एकात्मक की अपेक्षा एक संघीय राज्य ही अधिक प्रभावशाली हो सकता है। दूसरी बात है कि एकात्मक की अपेक्षा संघीय राज्य उस समय और भी प्रभावशाली हो जाता है जबकि भारत जैसे देश में जनसंख्या के भिन्न भिन्न समूह पृथक क्षेत्रों में केंद्रीकृत होकर के बस गए हों। तो ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई आपको कि भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेन रूप से क्या डिफरेंस है। इन दोनों में नागरिकता का अंतर है। दोनों ही देशों में अलग अलग संविधान, भारत में पूरे भारत के लिए एक ही संविधान होने की बात की गई है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तो उनके कैंटन का संविधान होता है, राज्यों का संविधान होता है, और एक जो है संघ का संविधान होता है, और इसी तरह से नागरिकता होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संघ की संरचना क्या है। भारत का संविधान एक लिखित एवं अपेक्षाकृत कठोर संविधान है। संविधान की बहुत सी व्यवस्थाओं में संशोधन राज्य विधायिका की बहुसंख्यक की सहमति से ही किया जा सकता है, बहुमत के आधार पर ही किया जा सकता है। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास निम्न प्रकार के विवादों को तय करने के लिए मूलभूत न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि केंद्र और राज्यों या राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया हो तो उसका निर्णय संघीय सरकार द्वारा ही या केंद्र सरकार द्वारा ही
या मतलब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। मतलब पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके द्वारा किया जाता है। दूसरी बात आती है, एक राज्य और दूसरे राज्य या राज्यों के एक समूह के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसका निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लिया जाता है। तीसरी बात आती है राज्यों के समूह और दूसरे राज्यों के समूह के मध्य। तो ये तीन चीज़ें हैं, या तो केंद्र तथा राज्य के बीच में हो अथवा राज्यों के एक समूह के बीच में हो। दूसरी बात आती है एक राज्य और दूसरे राज्यों के या राज्यों के समूह के मध्य। तीसरी बात आती है राज्यों के समूह और दूसरे राज्यों के समूह, मतलब एक ग्रुप अलग हो गया और दूसरा। इन सब का एक निर्णय जो है, विवादों का निर्णय स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें राज्यों के भूभागीय क्षेत्र के बारे में। राज्यों के भूभागीय क्षेत्र क्या कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ माना जाता है। इसका मानना ये है, अभिप्राय ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों का विभाजन, विलय या उनके भौगोलिक आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन वे यूनियन का मतलब संघ का परित्याग नहीं कर सकते। परंतु भारत में संसद द्वारा कोई भी कानून अगर पारित किया जाता है, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। उसमें कि भाई उनका जो मेजॉरिटी है वो देखी जाती है, संसद में बाकायदा बिल पास किए जाते हैं और फिर उनका परिसीमन बदला जा सकता है। इसी कारण ये माना जाता है कि 2000 तक भी क्षेत्रीय पुनर्गठन का कार्य जारी है और इस पुनर्गठन की आगे भी जारी रहने की संभावनाएं हैं। 2000 वर्ष में भारत में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है, लेकिन अब ये बढ़ गई है। भारत के संविधान की धारा 3 के अनुसार संसद के पास नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करने हेतु राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से भूभाग को अलग करने, 2 या 2 से अधिक राज्यों पर केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने, एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ भागों को मिलाकर नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की भी सीमाएं चेंज की जाती हैं तो संबंधित राज्य की विधायिकाओं को जो है उनका मत या उनका दृष्टिकोण ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरह से माना जाएगा। तो इस तरह से ये है कि धारा 3 के अनुसार ये क्लियर हो जाए कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए केंद्र शासित राज्यों का निर्माण कर सकती है और 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि नए नए राज्यों का जो निर्माण हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उन राज्यों की डिमांड है, लेकिन उसके लिए क्या है कि संसद में बिल पास किया जाता है, ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से ही बन जाते हैं। तो ये जो है राज्यों के भूभागीय क्षेत्र की बात हमारे सामने आती है। तीसरी बात आती है सरकार की संरचना। सरकार की किस तरह से संरचना होती है कि संघीय और राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं और ये दोनों संसदात्मक प्रणाली पर आधारित होती हैं, जहाँ पर केंद्र सरकार का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है और राज्य सरकार का प्रधान राज्यपाल होता है। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा किया जाता है, किंतु राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को मंत्रिपरिषद सलाह देती है। लेकिन भारत में क्या है कि ये तो एक जनरल जो संविधान में व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है, परंतु भारत में आप सभी जानते हैं कि जन सेवाओं का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। केंद्र और राज्यों के अधिकारीगण केंद्र एवं राज्यों के कानूनों के अनुरूप एक साथ प्रशासन का कार्य करते हैं और राज्य की नागरिक सेवाएं भी हैं, किंतु अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के लिए कार्य करते हैं। जो IAS कैडर, अखिल भारतीय मतलब UPSC वाले जो वो हैं सेवा राज्य कर्मचारी हैं या संघीय, तो वो जैसे IAS केंद्र में भी होते हैं और राज्यों में भी होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण केंद्र और राज्यों के मध्य कार्यों का विभाजन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल क्या है कि केंद्र ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम चर्चा करेंगे शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान की 7वीं सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य
विधायिका शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्तियों विधायिका शक्तियों के साथ मिलाई गई हैं। मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 तरह की शक्तियाँ का उल्लेख इसमें हमारे यहाँ किया गया है और ये अंगों के और इस तरह से राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में चर्चा की गई है। केंद्र की सूची में हम केंद्र में सरकार के अधीन जो शक्तियाँ कार्य आते हैं उनका उल्लेख किया जाता है। ठीक इसी तरह से राज्य सूची में राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर राज्य सरकार द्वारा कानून निर्माण किया जाएगा। परंतु समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी, परंतु विवाद की स्थिति में उस पर सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा ही कानून बनाए जाएंगे। यदि ये बिल्कुल क्लियर है। तीसरी बात इसमें एक और आती है कि यदि आपातकालीन उद्घोषणा है और संसद का सत्र चालू है, तब संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है विवाद की स्थिति में। आपातकालीन समाप्त होने पर 6 माह के बाद इस प्रकार के कानून की अवधि अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर आता है कि जैसे जनरल जो अपने टॉपिक्स हैं, मान लो डिफेंस का है, फॉरेन अफेयर्स का है, कम्युनिकेशन का है, बैंकिंग का है, अंतर्राज्य नदी जल बंटवारे का है, राज्यों की सीमाओं का है, भारत उद्योग का है, इन सभी विषयों पर नियंत्रण अनिवार्य रूप से केंद्रीय सरकार का होता है, किंतु इनकी उद्घोषणा संसद द्वारा की जाती है। जनगणना है, संसद सेंसस का प्रोग्राम है, संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर नियंत्रण केंद्र सरकार का रहता है। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय संचार, भूमि, कृषि, केंद्र सरकार के अधीन आने वाली खाने, नशीले पेय, जुआ, लॉटरी जैसे विषय पर भी सरकार के अधीन होते हैं। तो केंद्र और राज्य की जो समवर्ती शक्तियों के अधीन आपराधिक कानून तथा आपराधिक प्रक्रिया, निरोधक नज़रबंदी, शिक्षा, वन, अंतर्देशीय जहाज, नौ परिवहन, कारखाने, बिजली, समाचार पत्र, पुस्तकें, छापेखाने, तोल एवं जो माप और मूल्य नियंत्रण है, ये सब भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ये समवर्ती सूची के विषय हैं, लेकिन अगर इनमें किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह कार्य जो है वो केंद्र सरकार द्वारा उस पर कानून बनाने का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये ब्रीफ में डिस्कस किया। तो आशा है आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।